नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसमें हमने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इन सबको पूरा पढ़ लिया है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो आज आधुनिक काल से पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले जितने भी वीडियो हैं सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में आपको दे दिए, तो ज़रूर से वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपकी किसी भी परीक्षा, चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से पूछे जाते हैं, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से सारी जितनी भी वीडियोस बनी हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। तो चलिए अब आज हम शुरू करेंगे बिना देर करते हुए आधुनिक काल को। और आप जानते ही हैं कि जो आधुनिक काल है, इसको शुक्ल जी ने क्या कहा है? आधुनिक काल ना कह करके इसको कहा है गद्य काल। ठीक है, तो गद्य काल जो इनको माना है आधुनिक काल को। और समय सीमा की बात करें तो संवत 1900 से 1980 जो ये कालखंड है आधुनिक काल का, इसको माना है संवत 1900 से 1980। ये भी पूछा जाता है कि क्या समय सीमा शुक्ल जी ने मानी है। तो आज की इस वीडियो में हम गद्य खंड को पढ़ेंगे, जिसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत शुक्ल जी ने सामान्य परिचय बताया। सामान्य परिचय में क्या बताया है? गद्य का विकास किस तरह से हुआ था। जो अब तक रीति काल तक जो भी भाषा चली आ रही थी, जो भी लिखने की जो शैली चली आ रही थी, अब किस तरह से इसमें दोहा, छंद, इसके जगह पे गद्य का विकास होने लगा था। ठीक है, गद्य की परंपरा कैसे इसमें आगे बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो अब इसी बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले शुक्ल जी ने कहा है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की क्या अवस्था रही है, वो हमें जान लेना जरूरी है। वैसे भी हमने अब तक आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल को जो पढ़ा है, हमने गद्य की अवस्था को देखा ही है कि वहाँ पे मूलतः क्या लिखे जाते थे? पद्य ही लिखे जाते थे, रासो काव्य लिखे जाते थे आदिकाल में। भक्ति काल में दोहे का और अवधि, ब्रजभाषा, इन सब का प्रयोग किया जाता था। रीति काल में देखा जाए तो रीति मुक्त, रीति बद्ध और रीति सिद्ध प्रकार की रचनाएं हमने देखी बहुत सारे कवियों की। तो अब जब गद्य का स्वरूप आने लगा, तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि अब तक साहित्य की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा ही रही थी। मतलब अब तक क्या रही थी? ब्रजभाषा ही रही थी। अतः गद्य की पुरानी जो रचना थोड़ी सी मिलती भी है, वो ब्रजभाषा में ही मिलती है। ठीक है, तो प्रारंभ में जो थोड़ी बहुत जो रचना पुरानी मिली भी है गद्य की, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये गद्य है या हो सकता है गद्य इस तरह, तो लेकिन उसकी भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। मतलब कहीं भी अभी तक खड़ी बोली या खड़ी बोली हिंदी का कहीं भी आपको प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा इतना। ठीक है, क्योंकि जितनी भी पुरानी जो भाषाएं चली आ रही थी, वो किस में आ रही थी? अब तक ब्रज भाषा में ही आ रही थी। और इन ब्रज भाषाओं का यदि देखा जाए समय काल, तो संवत 1400 के ये गद्य के नमूने हम देख सकते हैं, जो कि ब्रज भाषा गद्य में है। ठीक है, तो 1400 के आसपास जो रचनाएं लिखी गई थी, जो हमें गद्य के नमूने के रूप में मिलती हैं, तो वो रचनाएं क्या थी ब्रजभाषा गद्य की, वो हम देखेंगे। और लिखा किसने है? तो इसमें कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे कि विट्ठलनाथ। तो कहते हैं कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, किसमें? भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर कुछ गद्य ग्रंथ मिलते हैं। जैसे श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोसाई विट्ठलनाथ जी। ठीक है, आपको पता ही, हमने पढ़ा भी था भक्ति काल में कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन थे? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कौन थे विट्ठलनाथ जी के पुत्र। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ थे, जिन्होंने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ लिखा, जो कि ब्रज भाषा में मिलती है। इसका स्वरूप कुछ गद्य का सा है। वही देखिए, आगे बात की जाए तो यह, हालांकि ये गद्य देखिए अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है, लेकिन फिर भी एक नमूना हमें देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए तो बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार हुआ था, और इनके नाम थे इन ग्रंथों के कुछ और, जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। इसमें से जो प्रथम जो रचना है, यानी 84 वैष्णवों की जो वार्ता है, वो वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी मानी गई है। ठीक है, तो ये जो 84 वैष्णवों की वार्ता, वो किसने लिखी थी? गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी थी, जो कि कौन है? विट्ठलनाथ जी के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य जी के पौत्र हैं।
ठीक, इसकी रचना काल की बात करें तो विक्रम की 17वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है ये इसका रचनाक्रम काल माना जाता है। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे यानी कि औरंगजेब के समय में लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में ही लिखी गई। जैसा कि शुक्ल जी ने बताया, यहाँ पे ये सभी कुछ ब्रजभाषा गद्य के नमूने हम देखेंगे, जिसमें हमने विट्ठलनाथ जी का देखा, गोसाई गोकुलनाथ जी का देखा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सभी जो भाषा है वो सब बोलचाल की ब्रजभाषा में ही लिखी गई। अब हम दूसरे रचनाकार को देखेंगे। हमारे दूसरे रचनाकार जो है वो है नाभादास जी। नाभादास जी बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में और कहते हैं कि इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी है, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन। ये पुस्तक इतनी बार पूछी गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अष्टछाप नाभादास जी की रचना है और संवत 1660 की है, ध्यान रखिएगा। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और इसमें क्या वर्ण विषय है ये भी पूछा जाता है। तो भगवान राम की दिनचर्या का इसमें वर्णन है और इस संवत 1660 की। आप देख ही सकते हैं कि आजकल नेट की परीक्षा में बहुत भीतर भीतर से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ण विषय क्या है, तो कितने सारे कथनों से और बहुत तमाम तरह से घुमा फिरा के प्रश्नों को दिया जाता है। तो ये सब आप बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो नाभादास जी की रचना है अष्टयाम और इसकी भाषा है ब्रज भाषा और साथ साथ भगवान राम की दिनचर्या का इसमें वर्णन है, किसमें, अष्टयाम में। तो ये एक रचना नाभादास जी की भी मिलती है किसमें, ब्रज भाषा गद्य में। ठीक है, तो एक रचना हमने पढ़ी जो कि विट्ठलनाथ जी की थी, एक रचना हमने गोकुलनाथ जी की पढ़ी, एक रचना हमने नाभादास जी की पढ़ी। ठीक है, एक हम आगे देखेंगे ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम तो ज्ञात नहीं है, ऐसा शुक्ल जी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो एक गद्य की रचना कौन सी मिली, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, अगले जो हमारे कवि है सुरती मिश्र जी, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, देखेंगे। इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर के बैताल पच्चीसी लिखी है, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया है। आपको पता ही है लल्लू लाल और सदल मिश्र आदि सभी आगे के रचनाकार हम देखेंगे जिन्होंने खड़ी बोली में बहुत सारा अपना योगदान दिया था हिंदी साहित्य में। तो लल्लू लाल जी ने इसको खड़ी बोली हिंदुस्तानी में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, वैसे सुरती मिश्र जी ने संस्कृत से कथा लिया और बैताल पच्चीसी को लिखा था। ठीक है, कहते हैं कि जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक की एक बड़ी पुस्तक भी लिखी थी। किसने, लाला हीरा लाल ने। ये भी कई बार परीक्षा में देखी गई है कि आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसने लिखी है, तो हीरा लाल जी ने लिखी थी। तो इस प्रकार आप देखिए कि सुरती मिश्र जी ने बैताल पच्चीसी लिखी जो कि संस्कृत से कथा लेकर के लिखी है। तो इस प्रकार इन सब की रचनाओं में हम क्या पाते हैं, ब्रज भाषा में ही पाते हैं, लेकिन गद्य का कुछ नमूना हम पाते हैं। ठीक है, हालांकि भाषा इसकी ब्रज है, खड़ी बोली कहीं से भी नहीं है, लेकिन भाषा का जो गद्य का जो नमूना है वो हम जरूर इसमें पाते हैं। कहते हैं शुक्ल जी कि इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई गई जिनमें गद्य का कोई विकास तो विशेष रूप से प्रकट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप इसको नमूने के तौर पे शुक्ल जी कहते हैं कि हम इसको देख सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार के नमूने हमारे पास उपलब्ध थे जो कि भाषा के रूप में ब्रजभाषा थी, गद्य के ही नमूने थे। लेकिन कोई विकास अगर देखा जाए तो इतना विकास गद्य का नहीं हुआ था। अब यही देखिए आगे चल करके किस प्रकार से धीरे धीरे इसमें खड़ी बोली आएगी। जब हम खुसरो जी को पढ़ेंगे, आपको पता ही खुसरो मियाँ खड़ी बोली में ही रचनाएं करते थे। तो अब जब आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ। कहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। अब तक जानते हैं कि दिल्ली में खड़ी बोली शिष्ट समुदाय की भाषा कहलाती थी, वहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। और भिन्न भिन्न भागों में जैसे मुसलमान फैलने लगे तो ये जो भाषा थी वो भी फैलने लगी थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रजभाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थी। हम खुसरो मियाँ की जब पहेलियों को देखते हैं, मुकरियों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने खड़ी बोली में ही अपनी पहेलियाँ एवं मुकरियाँ बनाने ये लगे थे। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता किसको कहते हैं, फारसी मिश्रित खड़ी बोली को, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है रेखता से क्या तात्पर्य, तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली
रेखता कहलाती है। तो रेखता में शायरी भी शुरू हो गई थी और शायरी की क्या भाषा थी, रेखता का प्रयोग किया जाता था शायरी के लिए और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर के उर्दू साहित्य खड़ा हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि जब रेखता शायरी के रूप में फैलने लगा, उसका प्रचार प्रसार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर होने लगा, इस कारण से उर्दू साहित्य खड़ा हो गया, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। चूँकि विदेशी बहुत सारे शब्द इसमें आते गए। आपको पता ही है कि उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि क्या है, फारसी लिपि है। तो इसी कारण से उर्दू का एक क्या हो गया, साहित्य खड़ा हो गया और इसमें बहुत सारे विदेशी शब्द भी आते गए और एक प्रकार से विदेशी ही होता गया उर्दू। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली को फैलने में बहुत सहायता मिली थी। दिल्ली, आगरा आदि पछाई शहरों में समृद्धि नष्ट हो चली थी और लोग क्या हो रहे थे, लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी थी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़ करके बहुत सारे शायर पूरब की तरफ आ रहे थे, जैसे मीर, इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे। उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां भी, जैसे अगरवाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैज़ाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में क्या हो गए, फैलने लगे। उनके साथ साथ उनकी जाहिर सी बात है कि बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। शुक्ल जी कहते हैं कि यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेश के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते हैं, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली थी, क्योंकि इन्होंने पूरब में जाकर के काफ़ी अपना वर्चस्व बना लिया था। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू मुअल्ला ये नहीं थी। यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाह से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। पछाह यानी पश्चिमी जातियों के घरों में बोली जाती थी, जो लोग पश्चिम से पूरब की ओर आ गए थे। अतः कुछ लोगों का यह कहना, यह समझना कि बहुत लोग कहते हैं ना कि ये जो मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई है और उसका मूल रूप क्या है, उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई, ये मूलतः शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पछाह जो पश्चिमी जो जातियाँ थी उनकी अपनी मूल भाषा थी, ठीक है, जिनको लेकर ये पूरब की तरफ आए थे। तो इस भ्रम का कारण भी शुक्ल जी बताते हैं कि ऐसा क्यों लोगों में भ्रम हो गया। तो इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की, जो कि संवत 1900 के पूर्व तक केवल पद्यमय ही रहा, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही, जैसे और प्रांतों की बोलियां अब भी पड़ी हुई है। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए भ्रम होता है लोगों में कि ये ईजाद की गई है, किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, जबकि ये हमारे पहले से विद्यमान थी। अगर इसकी बात की जाए तो शुक्ल जी बताते इसकी एक झलक हमें भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की परंपरा में ही मिलती है। उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक हम देख सकते हैं, जैसे भल्ला हुआ जो मारिया भरणी मारा कंतु, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम खड़ी बोली का जो प्राचीन रूप है, हम बहुत पहले ही भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों में ही इस खड़ी बोली का रूप हम देख सकते हैं। ये कोई मुसलमानों द्वारा ईजाद की गई या दान में दी गई बोली नहीं, ये हमारे यहाँ पहले से विद्यमान थी। सिर्फ ये मूल इसका प्रयोग क्यों नहीं होता था, क्योंकि इससे कोई साहित्य नहीं था और अब तक जो भी साहित्य लिखा गया था वो केवल परंपरागत ब्रजभाषा में ही लिखा गया, पद्य में लिखा गया और खड़ी बोली जैसे कि तैसे एक कोने में पड़ी रही, जैसे और प्रांतों की बोलियां पड़ी रहती है। इसी कारण से लोगों में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यही शुक्ल जी यहाँ पे प्रमाणित करते हैं आगे के रचनाओं के बारे में, उसके उदाहरणों के माध्यम को यहाँ पे उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए कि हमारे यहाँ ये जो खड़ी बोली है इसका प्राचीन रूप तो भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक जब अपभ्रंश काव्य था उसी समय में हमें वो परंपरा मिलती है, जिसमें खड़ी बोली के प्राचीन रूप हमें देखने को मिलते हैं।
वहीं अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक लिखी थी, जो कि खड़ी बोली में लिखी थी। तो ये एक नमूना हमें भाषा का मिलता है अकबर के समय का, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, गंग कवि के द्वारा। और ये पुस्तक पूछी जाती है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है, तो गंग कवि की रचना है, अकबर के समय में लिखी गई थी। और इस पुस्तक की जो भाषा है वो क्या है, ये एक गद्य पुस्तक है और इसकी भाषा है खड़ी बोली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है चंद छंद वर्णन की महिमा। वहीं एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक हमें मिलती है जो कि खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। तो विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी, आपने कई बार इनका नाम देखा होगा परीक्षाओं में, राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा था। ठीक है, तो ये भाषा योग वशिष्ठ जो है इसके पुस्तक के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, और यह एक खड़ी बोली में लिखी गई पुस्तक है। यह पटियाला के दरबार में थे, कौन, राम प्रसाद निरंजनी जी, और महारानी को कथा बाँचकर सुनाया करते थे। ठीक है, तो इनका ये काम था। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख लाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे और परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहार होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है। अब देखिए यही प्रश्न बनता है यहाँ से कि शुक्ल जी ने पहली जो पुस्तक मानी है खड़ी बोली की, वो किसको मानी है, तो भाषा योग वशिष्ठ को, जो कि राम प्रसाद निरंजनी जी की है। और स्वयं यहाँ पे शुक्ल जी लिखते भी हैं कि योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी ना मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हम मान सकते हैं। तो सबसे प्रौढ़ प्रथम गद्य लेखक माना है राम प्रसाद निरंजनी जी को, और उनकी पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ को, जो कि परिमार्जित और परिनिष्ठित रूप में खड़ी बोली की गद्य की पुस्तक है, इसको शुक्ल जी ने माना है। तो ये पुस्तक आप ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी ने किसे माना है, प्रथम खड़ी बोली गद्य की पुस्तक, और इसके रचनाकार कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी। कहते कि खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार करने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा से जचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया करते थे। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाँ के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे व्यापारी जैसे ही दिल्ली एक तरह से विध्वंस की ओर चलने लगी, तो सारे व्यापारी और पछाँ क्षेत्र के, पश्चिमी क्षेत्र के बहुत सारे लोग पूर्व की तरफ आने लगे, और उनके साथ साथ उनकी भाषा भी, जो कि खड़ी बोली थी, वो भी आने लगी और पूरब की तरफ ये भाषा फैलने लगी। उसके प्रकार और हिंदू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई बात करे कि ये उर्दू साहित्य से ही निकला है, या फिर इस तरह की कोई बात है कि मुसलमानों ने ही इसका क्या कहते हैं कि स्रोत मुसलमान ही है इस भाषा का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी भी देख चुके हैं, शुक्ल जी ने इसका तर्क भी हमें दिया है और प्रमाण के साथ हमें बताया है। तो धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई थी। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी, ये सभी आसी फारसी तालीम पाए हुए लोग करते थे, और जो कृत्रिम रूप जो है उर्दू का, वो कौन लोग करते थे, मौलवी लोग करते थे। उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार कौन करते थे, हिंदू साधु करते थे, पंडित करते थे, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में किया करते थे खड़ी बोली का। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे, यानी खड़ी बोली में संस्कृत के ज़्यादातर शब्द होते थे, जो कि संस्कृत के जो विद्वान होते थे उनकी भाषा में। कहते कि जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी, जो कि हमने अभी पढ़ा भी कि बहुत सारी पुस्तकें पहले ही लिखी जा चुकी थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज का भी बहुत बड़ा योगदान था हिंदी और उर्दू के जो गद्य लेखन था उसकी व्यवस्था के लिए। तो कहते हैं कि योग वशिष्ठ
और पद्म पुराण का उल्लेख तो पहले हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख लाल की ज्ञानोपदेश वाली जो पुस्तक थी और इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, ये दोनों लिखी जा चुकी थी। तो सदासुख लाल की ज्ञानोपदेश वाली, ठीक है, पुस्तक और इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। अतः ये कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ है, यह ठीक नहीं है। इसके पहले भी हमारे यहाँ पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उस समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर चला गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। पहले सभी पद्य ही लिखे जाते थे। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा जो थी वो ब्रज भाषा व्यवहार की जाती थी और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित शब्दों का प्रयोग होता था। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता क्या हो गई और बढ़ गई। ठीक है, तब उसकी व्यापकता और बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना और भी दिखाई देने लगी। इसीलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। जाहिर सी बात है, पाया तभी तो अलग अलग रूप में इन्होंने व्यवस्था की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। तो दोनों पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल जी की खड़ी बोली गद्य में जो प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। इन चारों का नाम एकदम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए थे और चारों का बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि योगदान रहा था खड़ी बोली गद्य के विकास में। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो परिपाटी थी जो कि ब्रज भाषा गद्य से प्रारंभ हो करके और खड़ी बोली गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये चारों खड़ी बोली गद्य के महानुभाव के रूप में सामने आए। तो विस्तार रूप से हमने खड़ी बोली गद्य का विकास कह सकते हैं पूर्ण रूप से गद्य का विकास किस तरह से हुआ, इसको हमने आज की वीडियो में देखा। और अगली कक्षा में हम देखेंगे इन 4 महानुभावों के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया, हिंदी के लिए क्या क्या लिखा और किस प्रकार से हिंदी गद्य के विकास में, खड़ी बोली गद्य के विकास में अपनी क्या भूमिका निभाई। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।